हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैसियस स्टेट। ठीक है, आपके फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, 11th क्लास में है गैसियस स्टेट। और अब यू कहो कि हर साल एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल गैसियस स्टेट से आता ही आता है। और इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि फिजिक्स के साथ कॉमन है। ठीक है, लेकिन हम जो है वो जितना भी केमिस्ट्री में दे रखा है हम सारा पढ़ेंगे, जो भी एनसीईआरटी में है सारा सब कुछ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चाहे आपने फिजिक्स में वो चीज पढ़ी है नहीं पढ़ी है, हम पूरा गैसियस स्टेट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और लेवल जो है वो हमारा वही जेई और नीट दोनों को शामिल करते हुए जो है वो दोनों को बैलेंस करते हुए हम चलेंगे कि जितना जेई में पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और नीट में जितना आता है वो तो कवर होगा ही होगा, है ना। और अगर कोई चीज जेई के लिए होगी तो वहां पर मैं बोल दूंगा कि ये चीज केवल जेई के बच्चों के लिए है, ये नीट के लिए नहीं है। ठीक है, तो गैसियस स्टेट जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? देखो गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूं कि कोई भी सब्सटेंस होता है ना, सब्सटेंस, अगर किसी भी सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करें भैया जी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर अगर हम किसी भी सब्सटेंस को क्लासिफाई करें तो हमारे पास नॉर्मली तीन तरह की फिजिकल स्टेट बताते हैं हम। ठीक है, एक तो होता है सॉलिड, एक होता है भैया लिक्विड और एक होता है गैस। ठीक है, दो और फिजिकल स्टेट होती है, एक तो प्लाज्मा, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसकी बात हम नॉर्मली नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत रेयर होती है, बहुत हाई टेम्परेचर पर अचीव होती है, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। नॉर्मली बात कर रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, देखो चैप्टर जो एकदम पूरा हम जीरो बेसिक से बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आपको आती होगी लेकिन भैया हम पूरी चीज पढ़ेंगे, तभी जो है वो ऑनलाइन का मजा तभी है, तो बारीक से बारीक चीज बताई जाए तभी ऑनलाइन का आउटपुट आता है। और वही बात मैं वापस से बोल रहा हूँ, नोट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी चीज है। ठीक है ना, नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहें। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन चीजें हमारे पास। तो भैया देखो जरा कि इस चैप्टर में तो हम पढ़ेंगे क्या, गैसियस स्टेट के बारे में, कंप्लीटली गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में आपके 12th की फिजिकल का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वहां आप पढ़ोगे सॉलिड स्टेट के बारे में। हमें तीनों स्टेट पढ़नी होती है वास्तव में। और लिक्विड स्टेट की बात, तो लिक्विड स्टेट जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी वगैरह जो है वहां पर फिजिक्स में डिटेल में आता है लिक्विड स्टेट। क्लियर है? तो यहां पर देखो जरा कि अगर हम देखें किसी भी सॉलिड में, तो आपको तो पता है कि कोई भी सॉलिड जो होता है वो बेसिकली इसके सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं सॉलिड के पार्टिकल। लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत क्या होता है, इस तरह से गैप होता है, डिस्टेंस होता है। और गैसों के बीच में जो गैप बहुत ज्यादा होता है, डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें एक तरीके से इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की, ठीक है, कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, यहां पर कैसा होता है, स्पेस मिनिमम होता है। यहां पर ये स्पेस कैसा होता है भैया, ठीक ठाक होता है, मीडियम होता है। और यहां पर गैसेस में ये स्पेस कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, फिर देखो अगला अपने पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो यहां कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अगर फोर्स मैक्सिमम होगा तभी तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, और मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तभी तो ऐसी शेप मिलेगी आपको। यहां पर ये फोर्स ज्यादा भी नहीं होता, कम भी नहीं होता, मीडियम होता है। और यहां पर ये फोर्स कैसा होता है, मिनिमम होता है। ठीक, फिर देखो कि अगर हम बात करें कि एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब है कि सरफेस छोड़कर या मॉलिक्यूल छोड़कर भागने की जो टेंडेंसी है ना, उसको हम बोलते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी, दूर भागने की टेंडेंसी। यहां पर ये टेंडेंसी कैसी होती है, मिनिमम होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं होती, मीडियम होती है। और यहां पर ये कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, कि गैसें जो तुरंत जो है वो छोड़ के चली जाती है, तुरंत इधर उधर भागती रहती है। फिर जो है अपने पास है भैया जी वॉल्यूम या शेप की बात अगर करें, है ना, शेप, तो शेप, किसी भी सॉलिड की शेप जो है वो हम बोलते हैं जनरली कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, कोई भी सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है, शेप फिक्स है, प्रेशर चेंज करोगे तो शेप जनरली चेंज नहीं होती है। स्पंज की बात अलग है, स्पंज जो होता है ना वो सॉलिड होता है, लेकिन उसके बीच में एयर गैप होते हैं, है ना, छोटे छोटे एयर जो है वो बीच में ट्रैप होते हैं, तो एयर को बाहर निकाल दो, उसके बाद में जो आप उसका शेप चेंज नहीं कर पाओगे, तो फिक्स होता है। इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। कि लिक्विड को आप जिस कंटेनर भरोगे उसी कंटेनर का जो है वो शेप लिक्विड ले लेगा। ग्लास में है, ग्लास जैसा है, मटके में है, मटके जैसा है, जग में है, जग जैसा है। ठीक है, और गैस के केस में अगर हम बात करें तो इसका तो शेप फिक्स होने का कोई सवाल ही नहीं होता, शेप नॉट फिक्स रहेगा।
ठीक है। फिर देखो अगर हम बात करें वॉल्यूम की, ठीक है, तो वॉल्यूम भैया किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम भी कैसा होता है, फिक्स होता है। कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो 1 लीटर पानी है, मटके में डाल दिया तो 2 लीटर हो जाएगा और भगोने में डाल दिया तो 3 लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, फिक्स ही रहता है। गैस के केस में ऐसा रहता है, गैस जो है वो उसके केस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। कि गैस जो है वो हमेशा अवेलेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। कंटेनर में जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा गैस क्या कर देगी, ऑक्यूपाई कर देगी। कैसे कि गैस के 5 मॉलिक्यूल है, मान लो गैस के 5 मॉलिक्यूल आपके कमरे में छोड़ दिए, तो कमरे का जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम है पूरा वॉल्यूम क्या कर देगी, ऑक्यूपाई कर देगी। और वही 5 मॉलिक्यूल जो है अगर आपने मान लो जो है वो कहीं और किसी सिलेंडर में बंद कर दिए, बोतल में बंद कर दिए, तो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो गैसें हमेशा जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम होता है वो पूरा क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर देती है। ये हमारे पास एक बेसिक सा डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस चैप्टर में हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे भैया जी, गैसियस स्टेट की बात करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये तो है एक बात। फिर भैया देखो जरा क्या होता ये है कि मैंने एस्केपिंग टेंडेंसी, एक तो होता है देखो एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी, ठीक है। एक होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन। ये दोनों चीजें जो है ना, ये एक दूसरे के जो है वो आप ये मान के चलो कि अपोजिट होती है। एस्केपिंग टेंडेंसी यानी इधर उधर भागने की टेंडेंसी, दूसरा म्यूचुअल अट्रैक्शन यानी कि एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी। तो अगर हम देखें एस्पेक्ट मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी और म्यूचुअल अट्रैक्शन, भैया जी देखो सॉलिड के केस में हम ये बोलेंगे कि जो एस्केपिंग टेंडेंसी है ये म्यूचुअल अट्रैक्शन से क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे। फिर लिक्विड जो है ना, लिक्विड में आप ये कहो कि एस्केपिंग टेंडेंसी लगभग जो है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन के इक्वल होती है, या फिर थोड़ा सा म्यूचुअल अट्रैक्शन है आप बोल सकते हो कि ज्यादा होता है। म्यूचुअल अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी नियरली सेम होती है, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता कुल मिला के बात ये। और गैस के केस में भैया हम बोलेंगे एस्केपिंग टेंडेंसी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यूचुअल अट्रैक्शन। गैसों के केस में एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है बात? तो ये देखो हमें जो है वो ये सारी चीजें पढ़नी थी। छोटा सा कंपैरिजन है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में, है ना। और इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये आप नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा। तो ये तो हुई एक बात, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। कि भाई हमारे सिलेबस में तीनों स्टेट है, हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पढ़ना होता है। यहां हम केवल बात करेंगे किसकी, गैसियस स्टेट की। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं जो गैसों के लिए मेजरेबल हो, यानी कि गैसों के लिए हम कौन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो हेडिंग इज मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। measurable properties of gases, कि गैसों के लिए हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है मेजर करने लायक होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज है जो गैसों के लिए, हम गैस की स्टडी करने के लिए हम ये पांचों चीजें जो है पढ़ते हैं या इनको जो मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली या फिर जो है वो थियोरेटिकली। सबसे पहला अपने पास है भैया मास। किसी भी गैस का मास देखो कैसे मेजर करते हैं, बहुत ही आसान सा काम होता है मास को मेजर करने के लिए। कि हमारे पास एक खाली कंटेनर है, ठीक है, और मान लो इसका मास जो है ना वो अभी है अपने पास m1, ठीक, खाली है। फिर आपको इसमें क्या करना है, इसमें गैस पास करवानी है, ठीक है। गैस, इसमें गैस डाल दी पूरे कंटेनर में, गैस पास करवाओगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि अब कंटेनर का मास जो क्या हो गया अपने पास चेंज हो गया, तो मास बिकम्स कितना, m2, ठीक है। तो मुझे बताओ मास ऑफ गैस कितना आया, मास ऑफ गैस यहाँ पर जो अपने पास आएगा कितना, m2 माइनस m1, ठीक है, सीधा सा काम। और अगर आपको मोल निकालने गैस के तो मोल्स ऑफ गैस हमारे पास आ जाएंगे कितने, ये आ जाएंगे m2 माइनस m1 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। ये हमारे पास गैस के क्या आ गए, मोल आ गए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एक बार जो जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि भैया एक खाली कंटेनर का मास इतना था, उसमें गैस पास करवा के मास इतना हो गया, बताओ कितने मोल थे, है ना। तो आसान क्वेश्चन भी आता है, बहुत पुरानी बात है, एग्जैक्टली मुझे ये याद नहीं है, पुराने टाइम में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। तो ये है मास, किसी भी गैस का मास हम ऐसे मेजर करते हैं, आसान सा काम। दूसरा भैया दूसरा मेजरेबल प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, ठीक है, कि किसी भी गैस का वॉल्यूम। तो
तो आपको ये मैंने अभी बता दिया कि गैसें हमेशा जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम होता है ना, ठीक है, वो ऑक्यूपाई करती है ना। तो मैं लिख देता हूं कि गैसेस ऑलवेज occupies all available volume of container। ठीक है, कि कंटेनर का जितना भी वॉल्यूम है, अवेलेबल वॉल्यूम है, वो ऑक्यूपाई करती है। अब भैया यहाँ पर अवेलेबल वॉल्यूम का मतलब आप समझना, ठीक है, कि जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, मान लो उस रूम का टोटल वॉल्यूम है 100 लीटर, मान लो 100 लीटर है, ठीक है। अब उस रूम में जो है वो फर्नीचर भी होगा, कुछ टेबल कुर्सी पंखा, ठीक है, ये सारी चीजें भी होगी, है ना। तो मैं कहूं कि गैस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम कितना है, गैस कितने वॉल्यूम में जो है वो घूम सकती है, तो आपको उन सब का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके आसपास जो भी फर्नीचर वगैरह जो भी एसेसरीज है, उन सब का वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम तो 100 लीटर है, उन सब का वॉल्यूम है मान लो 50 लीटर, तो गैस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम कितना होगा, 50 लीटर ही होगा। तो यानी कि वो गैस जो है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 50 लीटर। ठीक है, आप ये मान के चलो कि जैसे मान लो हमारे पास एक कोई कंटेनर है, एक बोतल है, टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है और इसके अंदर आपने गैस भर रखी है। ठीक है, अभी जो गैस जो है वो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर होगा। अब मैं ये कहता हूं कि मान लो मैंने जो है इसमें 800 ml पानी भर दिया। अब 800 ml अगर पानी है तो गैस का वॉल्यूम अब 1 लीटर थोड़ी ना रहा, अब तो कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि अब गैस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम कितना है, 200 ml। क्लियर है बात। तो ये बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि गैस जो है वो हमेशा जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम होती है ना कंटेनर का, वो ऑक्यूपाई करती है। अब वॉल्यूम के लिए जो है बाकी और कुछ इसमें ध्यान रखने वाली बात है नहीं, छोटे छोटे वॉल्यूम की कन्वर्जन है जो आपको ध्यान में रखना है कि भैया ml और cc और सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ये तीनों एक ही चीज होती है। आप एक ml बोल दो, एक cc बोल दो, चाहे आप एक सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, एक ही बात है। या फिर जो है वो आप ये भी ध्यान में रखो, 1 लीटर बोल दो चाहे 1 डेसीमीटर क्यूब बोल दो, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, फिर भैया आप ये भी ध्यान में रखो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है कितना, 1000 लीटर, है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गया वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट जो अपने पास अगली चीज है वॉल्यूम के बाद में, वो है भैया टेम्परेचर। देखो जरा, इसको तो मैं हटा रहा हूं। तो दो तो हो गई मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मैंने कहा टोटल कितनी है, 5 है, और पांचों चीजें हमें लिखनी है अच्छे से। देखो कि नेक्स्ट जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है अपने पास, थर्ड इज, ठीक है, तीसरी जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर में ज्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है ना, कि किसी भी गैस का टेम्परेचर जो है कोई ना कोई सुटेबल टेम्परेचर पर कोई गैस रखी जाती है। तो टेम्परेचर के लिए आपको केवल और केवल ये ध्यान में रखना है, टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। हम फ़ारेनहाइट कहीं काम में नहीं लेते हैं, हम डिग्री सेंटीग्रेड कहीं काम में नहीं लेते, हम केवल केल्विन काम में लेते हैं। और जनरली टेम्परेचर केमिस्ट्री में आपको डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में ही गिवन होगा। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दे तो हमें पता है कि केल्विन स्केल में हम कैसे बदलते हैं, तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ठीक है, हालांकि हम इसको कितना ले लेते हैं, 273 ले लेते हैं, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, सही भी है। 273 ले लोगे तो भी काम हो जाएगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ये केल्विन स्केल में बदलने का तरीका हो गया। फ़ारेनहाइट कहीं काम में नहीं आता केमिस्ट्री में। ठीक है, हाँ, डिग्री सेंटीग्रेड भी हमारे पास पूरी केमिस्ट्री में एक ही फॉर्मूला ऐसा है जहां पर डिग्री सेंटीग्रेड पे काम में होता है, और वो जो है वो यहीं पर हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसी चैप्टर में आएगा। तो देखो टेम्परेचर हो गया, चौथा जो है वो अपने पास है प्रेशर। तो देखो किसी भी गैस का अपने आप में एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है। कोई भी गैस जो कंटेनर की दीवार पर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूं, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, गैस हमेशा जो कंटेनर की दीवार पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है। ठीक है, अब भाई देखो प्रेशर तो लगाती है, चलो ठीक है, हमें पता भी है प्रेशर अप्लाई करती है। प्रेशर के लिए जो है वो इसके कन्वर्जन की कुछ यूनिट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि ज्यादातर केस में हम प्रेशर जो है वो किसमें, एटीएम में या एमएमएचजी में काम में लेते हैं। तो वैसे तो आपको पता होगा यूनिट कन्वर्जन, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। देखो प्रेशर की सबसे जनरल जो अपने पास यूनिट होती है वो होती है 1 एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, कहां से आता है, एटीएम का मतलब क्या होता है, ये हम बात करेंगे इसी चैप्टर में। बैरोमीटर एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो बैरोमीटर में हम ये चीज सीखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये कॉमन यूनिट है प्रेशर के लिए। और जैसे 1 एटीएम जो है ना, अब आपको ध्यान में रखना है कन्वर्जन, तो आपको ये ध्यान रखना 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार के इक्वल होता है। ठीक है, आप देखो जरा कि एटीएम और बार अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल है।
तो कहीं पर अगर बार दे रखे एटीएम दे रखे, आप दोनों वैल्यूज को क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 1 एटीएम इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ठीक है। ये होता है सेंटीमीटर ऑफ एचजी भी प्रेशर की ही यूनिट होती है ना। कहां से आई कैसी आई इसकी बात हम बैरोमीटर करेंगे। फिर 760 mm ऑफ एचजी भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एक इसको बोल सकते हो 760 टोर, ठीक है। ये प्रेशर की ही यूनिट होती है, एक एटीएम 760 टोर के इक्वल होता है, ठीक है। फिर भैया अपने पास एक होता है पास्कल, तो एक एटीएम 1.013 into 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। फिर जो है वो एक एटीएम 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के भी इक्वल होता है। ये हमारे पास प्रेशर की कोई जनरल और भी होती है, जैसे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह काम में नहीं लेते हैं, है ना। हम जनरली जो एक एटीएम काम में लेंगे, एक एमएमएचजी काम में लेते हैं, ये दो ही केमिस्ट्री में ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारे पास क्या, प्रेशर। और लास्ट जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो है भैया जी डेंसिटी, ठीक है। किसी भी गैस के लिए हम डेंसिटी जो है वो कैसे मेजर करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज डेंसिटी। देखो पांचवी है डेंसिटी, ठीक है भैया जी। देखो किसी भी गैस की डेंसिटी जो है ना वो हम आइडियल गैस इक्वेशन से ही मेजर करते हैं। हालांकि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन कहां से आती है, कैसे बनी, हमें ये तो पढ़ना है। PV = nRT जो है वो सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है, मोल कांसेप्ट में भी हमने पढ़ा है। तो भैया देखो कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हमारे पास ये है आइडियल गैस इक्वेशन। कैसे आती है ये तो हम आगे पढ़ेंगे गैसियस लॉज पढ़ने के बाद। तो ये होती है PV = nRT, ठीक है। अब इसी से जो है वो हम क्या करते हैं, डेंसिटी को बनाते हैं। तो आप देखो डेंसिटी = क्या होता है अपने पास, डेंसिटी = हम बोलते हैं मास ओवर वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। तो भैया देखो इसी को हम कन्वर्ट करते हैं तो प्रेशर वॉल्यूम, मोल कैसे निकालूं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मान लो मॉलिक्यूलर मास है m और ये आ गया RT, है ना। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये क्या है, ये अपने पास मोल है। तो एक काम करो, यहां से जो है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो Pm = x/v RT, मैं ऐसा लिख सकता हूं। और ये देखो x क्या है, मास, और v क्या है, वॉल्यूम। तो मैं ऐसा लिखूंगा Pm = ये हो गया भैया dRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। ये है भैया आइडियल गैस इक्वेशन, किसके फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में। क्लियर है बात। तो देखो जरा कि यहां से मैं बताऊंगा डेंसिटी = आएगा निकल के क्या, Pm/RT। किसी भी गैस की डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, Pm/RT का कांसेप्ट निकल के आएगा। और यहां से जो हम इसकी यूनिट भी देख सकते हैं, यहाँ यूनिट होगी भैया जी क्या, ग्राम पर लीटर। तो किसी भी गैस की डेंसिटी हम ऐसे बताते हैं, गैस की डेंसिटी ज्यादा हो इसके लिए प्रेशर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये डेंसिटी का सिंपल सा फंडा है, ठीक है। फिर भैया देखो कई बार जो आपको टेम्परेचर और प्रेशर देके ये पूछ सकता है कि भैया कौन से गैस की डेंसिटी कम है, कहाँ किसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, डेंसिटी इक्वल होता है किसके, Pm/RT। फिर यहीं पर मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये चीजें मोल कांसेप्ट में हमने पढ़ी है, ये डेंसिटी वगैरह जो सब कुछ मोल कांसेप्ट में आता है, वहां पर बता दिया है। आप ये समझना कि एक हमारे पास जो डेंसिटी है ना, ये दो तरीके की होती है। मैं वापस से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है। दो तरीके की होती है, एक तो होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होती है ये तो होती है भैया रियल डेंसिटी, कि जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, मास ओवर वॉल्यूम। जैसे मान लो मुझे इसकी डेंसिटी बतानी है तो मैं क्या करूंगा, इसका मास चेक कर लूंगा और इसका वॉल्यूम निकाल लूंगा, है ना। कि ये क्या है, ये एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया इनटू हाइट करके इसका वॉल्यूम निकाल लिया, इसका मास चेक कर लिया, तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, मास और वॉल्यूम करके हम एब्सोल्यूट डेंसिटी इसकी निकाल लेंगे। तो ये तो हमारे पास जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेंसिटी = मास ओवर वॉल्यूम। तो किसी भी गैस के लिए अगर आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालनी है तो यही काम करना पड़ेगा। और ये जो हमने निकाला है डेंसिटी = Pm/RT, ये वास्तव में जो है किसी गैस की क्या होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी ही होती है। तो अगर आपको किसी भी गैस के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, Pm/RT करोगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। दूसरी जो डेंसिटी है ना, ये होती है भैया हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कहा ना, डेंसिटी दो तरीके की होती है, एक तो एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड सेकंड इज रिलेटिव डेंसिटी। तो दूसरी है रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी जो है ये क्या होती है, तो यहां देखो कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है रिलेटिव,
रिलेटिव वर्ड का मतलब ही क्या होता है, आपको दो चीजों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। और दोनों चीजें जो है वो जिनका कंपैरिजन करना है वो बेसिकली हम जो है यहाँ पर ये लिखेंगे। देखो रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कि डेंसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ बी। ठीक है, जैसे आपको ये लिखना है कि भैया डेंसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ बी, मुझे ये लिखना है। तो आपने क्या किया कि दो डेंसिटीज को कंपेयर किया। अब दो डेंसिटी को कंपेयर किया, जिसके साथ कंपैरिजन करते हैं ना उसको हमेशा नीचे रखना है, जिसका कंपैरिजन करते हैं उसको हमेशा ऊपर रखना है। तो क्योंकि कंपैरिजन कर रहा हूं तो इसको हम बोलूंगा रिलेटिव डेंसिटी। तो नीचे तो हमारे पास है वो किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ ए, यानी ए के डेंसिटी का कंपैरिजन बी के साथ कर रहे हैं, जिसके साथ कंपैरिजन करना उसको नीचे रखना है। तो नीचे आएगा क्या, डेंसिटी ऑफ बी, और ऊपर आएगा क्या, डेंसिटी ऑफ ए। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव डेंसिटी आ गया। ठीक है, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो भैया ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, ये क्या रहेगा, यूनिटलेस रहेगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी हमेशा कैसा रहता है, यूनिटलेस रहता है। ये सारी चीजें मोल कंसेप्ट में आ चुकी है, लेकिन फिर भी भैया मेरा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, मैं एक बार आपको रिवाइज करवाऊं, एक बार आपको याद दिलवाऊं, इसलिए जो है मैं ये काम कर रहा हूं। देखिएगा जरा, फिर भैया याद करो रिलेटिव डेंसिटी जो है ना, रिलेटिव डेंसिटी ये मैंने आपको अगेन दो तरीके की बताई थी। एक तो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, और सेकंड जो होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब चाहे वेपर डेंसिटी हो चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, ठीक है, दोनों ही केस में हम क्या करते हैं भैया, यूनिटलेस होती है, ये भी यूनिटलेस ये भी यूनिटलेस। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी में तो हम बोलते हैं, देखो जरा, कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, पानी के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो यानी कि अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो नीचे तो हमारे पास आएगा क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर, यहां तो आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, और ऊपर आ जाएगा क्या, जिस सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हो उसकी डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और ध्यान में रखो कि जो वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होती है 1 ग्राम पर ml, और ये होती है भैया एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी जो 1 ग्राम पर ml होती है, ये वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है। ठीक है, इससे ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो वाटर की डेंसिटी कम होती रहती है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कुछ भी आए, अगर वाटर की डेंसिटी की जरूरत पड़े तो हम तो हमेशा 1 ग्राम पर ml ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, जैसे 25 पर जो है ये 0.98 ग्राम पर ml कुछ ऐसे हो जाएगा, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कैलकुलेशन में। तो आपको तो कभी भी वाटर की डेंसिटी की जरूरत पड़े तो हम हमेशा डेंसिटी कितनी लेंगे, 1 ग्राम पर ml ही लेंगे। मेरे ख्याल से मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वाटर की डेंसिटी कितनी, 1 ग्राम पर ml, 4 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन इसका जो है वो क्वेश्चन पूछता है कि 4 पर मैक्सिमम क्यों होती है, ऐसा क्या है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसका जवाब जो है वो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। क्लियर है बात? तो ये है अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोई ज्यादा काम में नहीं आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है ना, क्योंकि भैया डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी डेंसिटी की इक्वल ही आएगी लगभग। या फिर जो आप ये बोलोगे बस इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी है, देखो जरा डेंसिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो इसकी कोई यूनिट आपको नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ वेपर डेंसिटी, ये जो है वो ठीक ठाक काम में आएगी। ठीक है, और हो सकता है गैसीय स्टेट में भी कई क्वेश्चन में आपको ये टर्म देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि भैया वेपर डेंसिटी में हम ये बोलेंगे, देखो जरा, कि डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कि भैया सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में जो भी डेंसिटी आएगी किसी गैस की, वो ही क्या है, वेपर डेंसिटी है। जैसे अगर आपको वेपर डेंसिटी लिखनी है तो मैं ये लिखूंगा, नीचे तो आएगा हमारे पास क्या, डेंसिटी ऑफ H2 गैस, क्योंकि हम H2 गैस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, और ऊपर जो हमारे पास आ जाएगा क्या, डेंसिटी
ऑफ गैस, कि जिस गैस के बारे में आप कैलकुलेशन चाहते हो वो गैस की डेंसिटी ऊपर आ जाएगी। तो भैया देखो जरा कि इसका टेम्परेचर T, इसका प्रेशर P है, तो सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर ये डेंसिटी निकलनी चाहिए। क्लियर है बात? तो अब देखो कि अगर मैं यहां पर, क्योंकि किसी भी गैस के लिए, क्योंकि ये गैस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और किसी भी गैस के लिए अभी हमने डेंसिटी निकालने का तरीका देखा था कि PM/RT, तो यहां पर मैं इसको यूं लिख सकता हूं, देखो इसको तो मिटा रहा हूं, इसको मैं कुछ यूं लिख सकता हूं कि भैया अगर आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, नीचे तो आएगा PM, M मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय RT, ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, और ऊपर हमारे पास आएगा PM, मान लो वो जो भी गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो M है, डिवाइड बाय RT, दोनों में टेम्परेचर प्रेशर सेम है, R तो वैसे भी दोनों का सेम होना है, तो ये क्या हो गया, P/RT से P/RT कैंसिल, तो हमारे पास वेपर डेंसिटी आई कितनी, M/2। कहने का मतलब ये है कि जो वेपर डेंसिटी होती है ना, ये हमेशा उस गैस के मोलर मास की क्या होती है भैया, आधी होती है, बस यही कंसेप्ट ध्यान में रखना है। और अगर यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिटलेस रहेगी। वेपर डेंसिटी जो है वो एक रिलेटिव डेंसिटी होती है, बेसिकली इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास आ गई क्या, वेपर डेंसिटी कितनी, मोलर मास की आधी। अगर किसी क्वेश्चन में आप समझ जाना कि किसी क्वेश्चन में अगर वेपर डेंसिटी मेंशन है तो इनडायरेक्टली आपको जो है वहां पर वो मोलर मास देना चाहता है। क्लियर है? तो ये हो गई भैया हमारे पास डेंसिटी इतने तरीके की हो गई। क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक आधा, देखो जरा इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन कैसे आता है समझिएगा बात को। देखो डेंसिटी से ज्यादा कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो आपको डायरेक्टली वेपर डेंसिटी पूछ लेता है, या फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। देखना जरा, जैसे कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ O2 विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ SO3 एट STP। ठीक है कि भाई आपको जो O2 की डेंसिटी पूछी है STP पर, कि दोनों की दोनों कैसे STP पर है, और O2 की डेंसिटी पूछी है किसके रेस्पेक्ट में, SO3 के रेस्पेक्ट में। तो अब इसको मैं कैसे चेक करूंगा, तो अभी मैंने कहा था कि एक की डेंसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में पूछे तो जिसके रेस्पेक्ट में आपको डेंसिटी निकालनी है उसको तो रखो नीचे, और जिसके लिए डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो उसको कहां रखोगे, ऊपर रखोगे। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो जरा, डेंसिटी ऑफ O2 विथ रेस्पेक्ट टू SO3, ये इक्वल हो जाएगा, ऊपर तो क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ O2, नीचे हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ SO3। क्लियर है? तो O2 की डेंसिटी, तो डेंसिटी गैस के लिए क्या लिखते हैं, PM/RT, तो PM, M कितना इसका 32/RT, और PM, M कितना 80 डिवाइड बाय कितना RT। ठीक है, अब दोनों में यहाँ पर भी STP है, यहाँ पर भी STP है, तो प्रेशर टेम्परेचर सेम रहेगा, तो ये सारी चीज कैंसिल हो गई। आंसर आएगा कितना, 32/80, यानी कि आ जाएगा कितना, 2/5। ये आंसर है। कोई यूनिट रहेगी क्या, कोई यूनिट नहीं रहेगी, दिस विल बी यूनिटलेस। क्लियर है बात? फिर भैया एक क्वेश्चन यहां से आपको ऐसा भी पूछ सकता है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग condition the density of helium will be maximum। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया कि इनमें से कौन सी कंडीशन में हीलियम की डेंसिटी जो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। चार ऑप्शन दे दिए, जैसे 2 atm प्रेशर है ना, और 300 केल्विन टेम्परेचर। तो दूसरा मैंने दे दिया आपको 4 atm प्रेशर और 600 केल्विन टेम्परेचर। तीसरा मैंने आपको दे दिया 1 atm प्रेशर और 600 केल्विन टेम्परेचर। और चौथा मैंने आपको दे दिया 2 atm प्रेशर, ठीक है, और या फिर आप यू कहो कि 4 atm और 300 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, अब चार ऑप्शन है अपने पास, और इन चारों में हम सिलेक्ट करना है कि कहां पर डेंसिटी जो है क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो अब आप देखो जरा कि डेंसिटी के लिए मैंने अभी आपको कहा डेंसिटी इक्वल टू होता है क्या, PM/RT। तो डेंसिटी के लिए प्रेशर तो क्या होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम से कम। अब चेक करते हैं कि हमें जो पता नहीं लग रहा, मान लो आइडिया नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोचो कि M तो कांस्टेंट रहेगा, R भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां से मैं बोलूंगा कि डेंसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, P/T के। तो ये P/T का रेशियो जहां ज्यादा रहेगा वही अपना आंसर है। अगर P/T का रेशियो बराबर है
तो भैया वहां डेंसिटी भी क्या आएगी, इक्वली आएगी, है ना। तो P/T का रेशियो चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास P/T का रेशियो आया कितना, 2/300, बोले तो कितना 1/150 ये आ रहा है। यहाँ पर P/T का रेशियो चेक करते हैं, 4/600, बोले तो कितना 2/300, वही 1 कितना इतना आ रहा है, ठीक है। इन सब में यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर आया 1/600, यहाँ पर आया 4/300, यानी कि 2/150, यानी कि 1 कितना 75, ठीक है। अब देखो जरा कि सबसे ज्यादा रेशियो जो आपको कहां पर मिल रहा है, भैया जी सबसे ज्यादा रेशियो हमें मिल रहा है यहाँ पर, P/T की सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, तो बेसिकली हम ये बोलेंगे यहाँ डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है डेंसिटी से, बहुत ही आसान सा काम है, क्लियर है बात। बाकी जो है चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें और क्लियर होती जाएगी। तो डेंसिटी का टॉपिक है, मोल कंसेप्ट में मैंने बताया था, यहाँ पर फिर से मैंने आपको बता दिया, है ना। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो गैसों के लिए ये 5 मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है। मेजरेबल का मतलब है 5 चीजें हम गैसों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये 5 चीजें अगर आपको पता है तो उस गैस के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको पता चल जाएगी। तो ये तो हुई एक बात। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं इस पर आगे, देखिएगा कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज के बाद में जो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास वो है भैया गैसियस लॉज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैसियस लॉज, ठीक है। गैसों के जो भी रूल है, ठीक है, जो भी नियम है वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। गैसियस लॉज भैया देखो 4-5 रूल है और हमें जो बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इन रूल से जो क्वेश्चन आता है, इन रूल से जो कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है, कई बार इन रूल से जो वो ग्राफ पूछ लेता है डायरेक्टली, ठीक है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे भी हो सकती है, मैं आपको वापस से बता देता हूं। यहाँ आपको इस चैनल पर कंप्लीटली वो सारी चीजें छोटे से छोटा जो पॉइंट है वो भी मिलेगा, और बहुत ज्यादा जो एडवांस लेवल की चीजें वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। कि आपको जो है वो ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि कंटेंट में कोई कमी है। बिल्कुल भैया आप जो है वो जेई एडवांस तक का कंटेंट आपको यहाँ पर इस चैनल में मिलेगा केमिस्ट्री में। तो इस चीज को लेकर कभी जो है वो कचकचाना मत कि भैया चैनल के कंटेंट में कोई कमी ना, बिल्कुल कंटेंट में कमी नहीं रहेगी। जैसा ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास में सेम टू सेम होगा वो ऑनलाइन में मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो जरा ध्यान से कि गैसियस लॉज सबसे पहले जो है वो होते क्या है ना, और कब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गैसियस लॉज हमारे पास देखो, किसी भी गैस की स्टडी अगर आपको करनी है ना तो उसके लिए आपको उस गैस के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो प्रेशर चाहिए, एक वॉल्यूम चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए। कोई भी गैस हो अगर स्टडी करनी है, ठीक से स्टडी करनी है, तो हमें उस गैस के लिए 3 चीजों की जरूरत है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। कि मैंने आपको कोई गैस दे दी कंटेनर भर के कि भैया आपको इस गैस के बारे में जो है वो कोई ना कोई स्टडी करनी है, मान लो डेंसिटी बतानी है, या फिर जो है वो कुछ और इसके लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन वगैरह कुछ कैलकुलेट करना है, इसके लिए लिक्विफिकेशन टेंडेंसी वगैरह कुछ भी कैलकुलेट करना मान लो, तो उसके लिए जो आपके पास ये 3 चीजें जो होनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अब भैया देखो गैसियस लॉज जो है ना वो हमारे पास ऐसे लॉज है जो आपको किसी भी गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताते हैं कि इन तीनों के बीच में रिलेशन आएगा, या यूं कहो इन तीनों में से किसी 2 के बीच में रिलेशन आएगा। इन तीनों में से 2 के बीच में रिलेशन आपको बताएंगे कब, जब तीसरा वाला कांस्टेंट होगा, ठीक है। देखो जरा कि ये गैसियस लॉज है, मैं पहले लिख देता हूं, these laws, ठीक है, gives relation between pressure, volume and temperature between PVT, any 2 of them, when third one and amount of gas is constant। ये जरूरी चीज है, ठीक है, कि भैया आपको किन्हीं 2 के बारे में रिलेशन मिलेगा कब, जब तीसरा वाला कांस्टेंट हो और तीसरे के साथ जो अमाउंट है ना गैस का वो भी क्या हो, कांस्टेंट। ये लाइन बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ये लाइन अक्सर जो है वो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, कि भाई गैस का अमाउंट जो है कांस्टेंट होना चाहिए। गैस के लॉस तभी लगते हैं जब कंटेनर में गैस का अमाउंट क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर कंटेनर में गैस का अमाउंट कांस्टेंट नहीं है तो वहां पर हम ये चीजें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम कोई गैसियस लॉस काम में ले नहीं सकते अगर अमाउंट कांस्टेंट नहीं है तब। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है ना। तो ये है अपने पास एक पॉइंट कि गैसियस लॉज में तीन चीजें होगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तीन में से के लिए दो के बीच में रिलेशन आएगा, कब? जब तीसरी वाली चीज कांस्टेंट होगी। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलेशन होगा P और V का, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V और T का, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P और T का रिलेशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है भैया जी बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ देखो जी कि बॉयल्स लॉ जो है वो क्या होता है। बहुत ही आसान सा काम है। बॉयल ये कहता है कि भैया कोई कंटेनर है और किसी कंटेनर में आपने गैस ले रखी है पर्टिकुलर, कोई अमाउंट तो कांस्टेंट है भैया, ये बात मैं बार बार नहीं बोलूंगा सब में कि अमाउंट कांस्टेंट होता है, अमाउंट कांस्टेंट याद रखना। मैं वापस से बोल रहा हूँ, अमाउंट कांस्टेंट होगा तभी लगा पाएंगे, और ये मैं अभी आपको क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन को आप गलत भी करोगे। ठीक है, क्योंकि आप ये चीज भूल जाओगे कि गैस का अमाउंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो भैया देखो जरा कि बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो यहां पर हम बोलते हैं कि अगर आपने कोई गैस ले रखी है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे। लिख देता हूं पहले, इफ, या फिर मैं ये लिखूं कि फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, वही बात कि गिवन अमाउंट हो गया यानी अमाउंट क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया ना। फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज कांस्टेंट, ठीक है, कि गैस का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, देन इट्स pressure will be inversely proportional to its volume। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कहने का मतलब टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है, ठीक है, और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, V के। कहने का मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। इतनी सी बात। आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। ध्यान रखना, दुनिया की चाहे कोई भी गैस हो, अब यहाँ दो गैसें हैं, जैसे एक तो रियल गैस, एक आइडियल गैस। इसी चैप्टर में हम रियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे रियल गैस हो चाहे आइडियल गैस हो, प्रेशर और वॉल्यूम तो हमेशा इनवर्सली ही चलते हैं, उल्टे ही चलते हैं। आप चाहे प्रेशर रियल गैस पर बढ़ाओ तो भी वॉल्यूम कम होगा, चाहे आइडियल गैस पर बढ़ाओ तो भी वॉल्यूम क्या होगा, कम ही होगा। तो हमेशा रिलेशन जो है वो ऐसा ही आएगा कि हमारे पास कंडीशन ऐसी। अच्छा हाँ, वो बात अलग है कि भैया डायरेक्टली, जैसे यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है, तो आइडियल के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, रियल के केस में रिलेशन थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन पक्का क्या डिक्रीज ही होगा। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम पक्का डिक्रीज ही होगा, ठीक है ना। और वो कौन से रिलेशन से डिक्रीज होगा इसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर पे मान लो आपने यहाँ पिस्टन लगा रखा है ना, और अभी इसका वॉल्यूम कितना है, V1 है, ठीक है। अभी इस पर प्रेशर जो है मान लो P1 है। अब आपने प्रेशर को क्या कर दिया, P1 इज इंक्रीज्ड, ठीक है, प्रेशर को आपने इंक्रीज कर दिया। तो आप खुद सोचो कि भाई प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा तो पिस्टन किधर आएगा, नीचे आएगा। तो पिस्टन नीचे आएगा, तो हमने मान लो प्रेशर को इंक्रीज करके कितना कर दिया, P2 कर दिया। अब यहाँ पर प्रेशर लग रहा है कितना, P2, और वॉल्यूम हो गया कितना, मान लो V2। क्लियर है बात। तो अब जो है, क्योंकि हमें पता है कि इफ P2 इज ग्रेटर देन P1 देन V2 विल बी लेस देन V1। ये प्रेशर बढ़ाओगे तो पिस्टन नीचे ही जाएगा, और गैस का जो भी वॉल्यूम होगा, यहाँ जो भी गैस होगी वो वॉल्यूम क्या होगा, कम ही होगा। तो एक्सपेरिमेंटली जो है इस चीज को आप प्रूव कर सकते हो। हाँ, बस शर्त ये है कि टेम्परेचर जो है यहाँ पर T है, तो टेम्परेचर यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, T ही होना चाहिए। तो ये है भैया अपने पास बॉयल्स लॉ। क्लियर है। अब देखो कि हमारे पास रिलेशन ये है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, V के, और हमें जो है वो ये पता है कि जब जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आपको काम में लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट काम में ले रहा हूं, मान लो P इज इक्वल टू K इंटू V। ध्यान रहे ये कांस्टेंट R नहीं होगा, R जो है वो अलग है, R की बात हम बाद में करेंगे। तो P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, जो है वो एक तरीके से प्रोपोर्शनल हटाया, तो यहाँ पर कांस्टेंट हमने क्या काम में ले लिया, K। ठीक, तो देखो जरा कि K इज कांस्टेंट एंड value of K will depends on T। K यहाँ पर कांस्टेंट है, और यहाँ K की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, T पर डिपेंड करेगी, क्योंकि T को आपने इनिशियली कांस्टेंट रखा है। T चेंज करोगे तो K चेंज होगा। क्लियर है बात। अब भाई ये भी पूछ लेता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ाने पर K कम होगा। टेम्परेचर, मैंने कहा ना, K टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर पर डिपेंड तो करता है, लेकिन डिपेंडेंसी कैसी है,
प्रोपोर्शनल की है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल की है? तो यार ये निकालने के लिए काम करते हैं। हालांकि देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी इन्हीं से आता है, लेकिन आपको याद तो होगा ना पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो एक काम करता हूं, मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी के पास चला जाता हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भैया, पी वी इक्वल टू एनआरटी, तो पी इक्वल टू हो गया एनआरटी बाय वी। अब ध्यान से देखो जरा कि मैंने कहा कि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर रखा है। ध्यान रखा कि पूरे गैसियस स्टेट में अगर किसी भी तरीके से किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो एक बार पीवी इक्वल टू एनआरटी के पास जरूर चले आना भैया, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको, खाली हाथ नहीं जाओगे। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के पास जरूर चले आना, कुछ ना कुछ यहां से लेके जाओगे। यहां पर देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो k की वैल्यू निकल के आई किसकी इक्वल, nrt के इक्वल, है ना। ये n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट, तो जरूर यहां पर जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये कितनी होगी, nrt होगी। तो यानी मैं बोलूंगा k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के, यानी कि k बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये है हमारे पास जो बॉयल्स लॉ। फिर देखो इसमें एक दो पॉइंट हमें और देखने हैं, इसको मैं एक बार बैठा रहा हूं। देखिएगा कि हमारे पास जो इक्वेशन ये आई है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो यहां से मैं स्ट्रेट इक्वेशन बना सकता हूं भैया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। P1 बाय P2 इज इक्वल टू कितना, V2 बाय V1। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनेगी। अगर बॉयल्स लॉ से कोई क्वेश्चन आता है हम इसी इक्वेशन से जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। या फिर आप देखो वहां पर ऐसा भी बोल सकते हो कि PV इज इक्वल टू K, कि भाई हमारे पास जो P इक्वल टू K इंटू 1/V है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ PV इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, K के इक्वल आ जाएगा। यानी कि PV की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। PV विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है बात। तो ये तो है भैया बॉयल्स लॉ। सारी चीजें जो बस इतना ही है बॉयल्स लॉ में, बाकी तो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है और जो ग्राफ है। ठीक है ना, हमें ग्राफ भी समझने हैं। तो क्वेश्चन जब बहुत बार पूछा जाता है ग्राफ से कि भैया बॉयल्स लॉ का ग्राफ जो कैसा होगा, है ना, तो हमें दोनों काम करने हैं। न्यूमेरिकल कैसा आता है ये भी हम देख रहे हैं और ग्राफ जो कैसे बनते हैं ये भी हम देख रहे हैं। पहले हम ग्राफ पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिएगा ग्राफ, कि बॉयल्स लॉ के ग्राफ बहुत ही जरूरी है। छोटा सा पॉइंट है, देखो ग्राफ। ठीक है, रिलेशन ये कहता है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहला ग्राफ तो मैं बनाऊंगा किस किस के बीच में, P और V के बीच में। तो आप देखो कि अगर P और V के बीच में ग्राफ बना रहा हूं तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसा ही होता है और इसको हम बोलते हैं कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये ग्राफ है। इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है, सेम है। मैं कहता हूं कि मान लो यहां टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T2 है, तो T1 और T2 दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसलिए इस ग्राफ को जो हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल कर्व भी बोलते हैं, आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, इस ग्राफ को हम आइसोथर्मल कर्व भी बोल सकते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेरे ख्याल से ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा क्वेश्चन जो आता है ना वो यहां से ऐसा आता है कि जैसे इसको बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि भैया हमारे पास 3 लॉज है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गैलुसेक। और उन दो में जैसे यहां पर ये ग्राफ मैं बना रहा हूं, बाकी दो में भी ऐसा ही ग्राफ से क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना कि आपको ये बोलेगा कि P और V के लिए आपको जैसे 3-4 ग्राफ दे दिए। ये वाला ग्राफ T1 टेम्परेचर पर है, ये वाला ग्राफ T2 टेम्परेचर पर है और ये वाला ग्राफ जैसे T3 टेम्परेचर पर है। और आपको ऑर्डर पूछ लेगा, सीक्वेंस पूछ लेगा T1 T2 T3 की, कि भैया कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, T1 T2 T3 को कंपेयर करो। तो बहुत ही सीधा सा काम। देखो ऐसा ग्राफ जब भी आए ना कि आपको जो कंपैरिजन करवाना हो, ग्राफ में कंपैरिजन करवाना हो, या तो आप स्लोप से चेक कर सकते हो। ये जो अपने पास अभी आया था ना कि P इज इक्वल टू K इंटू V, तो या तो आप स्लोप से चेक कर, लेकिन चलो छोड़ो स्लोप छोड़ो, हम दूसरा तरीका काम में लेते हैं। आपको क्या करना है, अगर ऐसा आ जाए तो x और y एक्सिस में से किसी एक को कांस्टेंट कर दो। ठीक है, या तो P को कांस्टेंट कर दो या V को कांस्टेंट कर दो। मतलब ये है कि मान लो जो आपको ऐसे लाइन खींचनी है, अब इस पूरी लाइन पर हमें पता है प्रेशर क्या है, सेम ही है, कि हमने जो है P को कांस्टेंट कर दिया। मान लो यहाँ पर प्रेशर 5 atm है, तो इस पॉइंट पर भी 5 होगा, इस पर भी 5 होगा, इस पर भी कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। मैंने अभी आपको क्या कहा कि भैया पूरे गैस स्टेट में अगर कहीं भी अटक जाओ तो PV इक्वल टू nRT के पास चले आना, कुछ ना कुछ वहां से जरूर आपको मिलेगा।
तो यहाँ पर देखो जरा, इस पूरी लाइन पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो भैया मुझे पता है PV इक्वल टू nRT। अगर P आपने कांस्टेंट कर दिया तो भैया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, T के। और जहां पर V ज्यादा होगा वहां T भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आप समझो बात को कि इसके रेस्पेक्ट में जो है वॉल्यूम है मान लो इतना, इसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम हमारे पास इतना है और इसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम इतना है। ये मान लो V3 है, ये V2 है, ये V1 है। और हमें ये पता है कि जैसे जैसे हम इधर चलते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि वॉल्यूम का ऑर्डर आया है V3, V2 और ये V1। तो टेम्परेचर का ऑर्डर आएगा T1, T2 और ये T3। ये लो जी, ये हमें पता चल गया कि हाँ T3 सबसे ज्यादा होगा, T3 का ग्राफ सबसे ऊपर, T3 सबसे ज्यादा, फिर T2, T1 जो है सबसे कम है। तो ध्यान रखना, ऐसे ग्राफ कंपैरिजन वाला क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ऐसे काम करना है कि किसी एक को कांस्टेंट, आप सेम टू सेम काम V को कांस्टेंट करके आप ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है, ऐसे लाइन खींच दो। तो भैया जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि V कांस्टेंट करूंगा तो P प्रोपोर्शनल आ जाएगा T के, तो जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसी एक को कांस्टेंट कर देना। क्लियर है बात? तो ये तो हुए दो ग्राफ। फिर देखो और भी जो कई ग्राफ आप यहां से बना सकते हो। बेसिकली सिंपल सा काम है कि आपको ये बोल दिया मैंने कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कि रिलेशन तो ये है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। तो अगर ग्राफ पूछ ले P और दूसरी तरफ है भैया 1/V, अब 1/V पूरे को आपने जो इधर x एक्सिस पर ले लिया तो इसका मतलब अब ग्राफ कैसा आएगा, अब ग्राफ आएगा कैसा, स्ट्रेट लाइन। ऐसा ग्राफ आएगा, प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि भैया P 1/V के तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर मान लो मैंने आपको ग्राफ पूछ लिया, एक तरफ तो मैंने दे दिया भैया PV, एक तरफ दे दिया मान लो PV वर्सेस P, तो भैया PV की वैल्यू हमेशा क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि आपको जो PV इक्वल टू K तो क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। या फिर ग्राफ में अगर ये भी पूछ लिया आपको PV वर्सेस V दे दिया तो भी PV क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अगर मान लो ग्राफ में आपको ये दे दिया कि भाई PV वर्सेस T, ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ कि भाई PV इक्वल टू क्या है, nRT, nR तो क्या है, कांस्टेंट, तो PV जो है वो T के क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये हमारे पास बॉयस लॉ के कुछ ग्राफ है। और ग्राफ जो उम्मीद करते हैं सारे ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। ये वाले ग्राफ जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने देखे भी होंगे, इससे पहले क्वेश्चन किए भी होंगे। अब हम आते हैं इस पर न्यूमेरिकल पर, देखिएगा। तो देखो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इस पर कि भाई क्वेश्चन जो है वो कैसे बनते हैं। बहुत ही आसान सा काम है, देखिएगा। इसको मिटा देता हूं पहले मैं। आज स्टार्ट करते हैं। देखो कि भैया ऐसा है कि जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इफ प्रेशर of a gas is increased by 20%, then calculate the percentage change in its volume। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर किसी गैस का प्रेशर जो है वो आपने कितना परसेंट, 20% इंक्रीज कर दिया, तो इस केस में आपको क्या बताना भैया, वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना होगा। इसने कहीं पर ये मेंशन नहीं किया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर मेंशन नहीं करे, जिस चीज का भी मेंशन नहीं है वो हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट ही मानते हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पर टेम्परेचर जरूर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप ये सोचो कि जिस क्वेश्चन में जहां कहीं पर भी अगर वो परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है ना, तो आप इनिशियल वैल्यू 100 लेके चल सकते हो, है ना, कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो मैं बोलूंगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कि इनिशियली हम ये मान के चल सकते हैं कि इनिशियली प्रेशर कितना होगा, 100 होगा। कि जहां कहीं पर परसेंटेज चेंज की बात करें आप इनिशियल वैल्यू 100 मान सकते हो। तो P1 विल बी 100 और V1 मान लो हमारे पास जो है वो V1 है या V1 इज V, ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। और P2, अब देखो इसने ये बोला है कि प्रेशर ऑफ ए गैस इंक्रीज्ड बाय 20%, कि प्रेशर जो है वो 20% इंक्रीज हो गया, यानी कि नया प्रेशर कितना हो जाएगा, नया प्रेशर हो जाएगा कितना, 120। और नया वॉल्यूम जो है V2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका देखो अभी बताता हूं मैं आपको। तो पहले तो हम वैल्यू रखते हैं, तो P1
V1 इज इक्वल टू P2, P2 कितना है 120 और ये V2, तो हम V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V2 की वैल्यू आ गई कितनी 5/6 V। देखो जरा ये हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई कि पहले वॉल्यूम था V, अब नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले का 5/6 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है बात। तो अब देखो कि परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। अब देखो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 5/6 V, इनिशियल कितना था V था, और इनिशियली कितना V इनटू क्या कर दो 100, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो भैया ध्यान से देखो ये आएगा माइनस का 100/6%। अब माइनस का 100/6% आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम जो है वो इतना क्या हो गया, बदल गया है, इतना चेंज हो गया है, और माइनस आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका हमारे पास ये रहता है। क्लियर बात। तो जिस क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज पूछे आपको ये तरीका ध्यान में रखना है, ठीक। और देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिएगा कि आसान से क्वेश्चन बनते हैं भैया। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़ा सा जो है वो हम और इस पे एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास कि ए गैस occupies 20 liter volume at 300 Kelvin temperature and 4 atm pressure, ठीक है। if temperature या if pressure of gas is increased by 50%, then calculate the new volume of gas at same temperature। कि भैया टेम्परेचर तो कैसा है, सेम है, और आपको ये बोला है कि अगर जो है वो एक तरीके से 50% जो प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो जो नया वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो बहुत ही सीधा सा काम कि हमारे पास जो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ध्यान रखो हम लगा सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये आप अप्लाई कर रहे हो तो इनिशियली प्रेशर तो कितना है, ये है 4 atm। अब भैया इसका 50% जो वो इंक्रीज कर दिया, तो पहले तो जो 4 का 50%, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2 atm। अब देखो P2 जो होगा ना वो इंक्रीज किया, यानी 4 तो पहले से था और 50% इंक्रीज कर दिया, यानी कि नया प्रेशर कितना हो गया 6 atm हो गया। तो नया वॉल्यूम आपको निकालना है P1 4, V1 कितना है 20 और P2 हो गया कितना 6, और ये V2 जो है आपको कैलकुलेट करना है। ये V2 की वैल्यू आ गई 4 × 20 बाय कितना 6 लीटर, ये कैंसिल हो जाएगा 2/3 यानी कि 40/3 लीटर। ये लीजिए आसान सा काम है ना। तो ये काम करना आपको कितना 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। नया वॉल्यूम जो है वो देखो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो ये आसान सा काम है। एक थोड़ा सा हम जो हो थोड़ा सा इस पर ऊपर बढ़ते हैं, देखो जरा एक लेवल ऊपर चलते हैं कि अगर जो वो अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन तो ऐसा भी आ सकता है। सिंपल सा काम है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है कि 10 मार्बल स्टोन्स of equal volume are kept in a container of 1 liter. If pressure on container is increased by 100%, then volume of container becomes 600 ml. Calculate if temperature remains constant, ठीक है, कि अगर इस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग प्रोसेस, then calculate
द वॉल्यूम ऑफ each marble stone, ठीक है भैया जी। क्वेश्चन ऐसा है, डायग्राम के फॉर्म में मैं आपको दे देता हूं। जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में जो इसने 10 स्टोन रख रखे हैं इस तरीके से, और सबका वॉल्यूम कितना है, सेम है, इक्वल है। कंडीशन ऐसी है, यहां पर मान लो एक पिस्टन जो है इसने लगा रखा है, और पिस्टन पर मान लो अभी प्रेशर जो कितना है, P है। प्रेशर कितना है, P, ठीक है। एक का वॉल्यूम जो मान लो V है, तो सबका वॉल्यूम कितना है, V है, हर एक का वॉल्यूम। टोटल जो कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, यानी कि 1000 ml। कंडीशन ऐसी है। अब प्रेशर जो है इसने इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया भैया 100 टाइम्स, 100 टाइम्स से 100%। 100% इंक्रीज करने का मतलब प्रेशर इसने डबल कर दिया। तो डबल करूंगा तो प्रेशर जैसे ही आप जो है उसको नीचे लेके आओगे, तो आप ये मानो कि जो है वो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा और यहां पर प्रेशर जो है वो हो गया कितना, 2p, ठीक है, प्रेशर 2p हो गया। और यहां पर ये हमारे पास एक तरीके से ये 10 पत्थर के, एक तरीके से पत्थर तो एज इट इज ही रहेगा, ये जो भी मार्बल स्टोन है वो एज इट इज ही रहेगा। और यहां पर नया वॉल्यूम जो है ना, ये हो गया कंटेनर का कितना, 600 ml, 600 ml, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि भैया बेसिकली इस V की वैल्यू कितनी है ना। और इस दौरान जो इसने बोला है कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आप देखो जरा कि हम लगा सकते हैं क्या, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम ये रिलेशन काम में ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, ये रिलेशन हम किस पर काम में लेते हैं, सॉलिड पर, लिक्विड पर, या गैस पर? ये तो केवल और केवल हम गैसों पर काम में लेते हैं कि इस कंटेनर में जितनी भी गैस है ना, उस गैस के लिए आप लगा सकते हो क्या, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और मुझे बताना कि यहां पर देखो टोटल वॉल्यूम 1000 ml है, और टोटल वॉल्यूम अगर 1000 ml है तो इसमें से गैस का वॉल्यूम तो कितना होगा, वही मैंने आपको कहा था अभी कि गैस है जो वो अवेलेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। और अवेलेबल वॉल्यूम का मतलब यह है कि कंटेनर में जितना वॉल्यूम अवेलेबल है, जैसे एग्जांपल दिया था ना कि आपके पूरे कमरे का वॉल्यूम 100 लीटर है, इसमें से आपको फर्नीचर का वॉल्यूम, खुद का वॉल्यूम ये माइनस करना पड़ेगा तो अवेलेबल वॉल्यूम आएगा। मुझे यहां पर बता दो कि गैस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम कितना होगा, 1000 माइनस 10V, क्योंकि एक का वॉल्यूम कितना है, एक पत्थर का वॉल्यूम कितना है, V है, तो 1000 माइनस 10V। यहां पर मैं बोल दूंगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस ये कितना आएगा, ये आएगा भैया जी 1000 माइनस 10V। और मुझे यहां पर बता दो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस मेरे पास निकल के आएगा कितना, 600 माइनस 10V, ये ठीक है। ये है भैया V1 के पहले वॉल्यूम कितना था, ये है भैया V2 के नया वॉल्यूम कितना आ गया, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाना है। तो भैया इनिशियली प्रेशर वाज P, और ये हमारे पास आ गया कितना, 1000 माइनस 10V, और दूसरी तरफ जो प्रेशर हो गया कितना, 2P, और यहां पर आ गया कितना, 600 माइनस कितना, 10V, ठीक है। तो P तो हो गया क्या, कैंसिल, और इसको सॉल्व करते हैं हम। एक ही चीज अननोन है, वो क्या है, V। ये आ जाएगा कितना, 1200 माइनस कितना, 20V, और ये V तो कैंसिल हुआ। तो हमारे पास देखो आ रहा है V की वैल्यू आ रही है कितनी, 20 ml। ये लो जी, हर एक पत्थर का जो वॉल्यूम है ना वो कितना है, 20 ml है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। और देखिएगा क्वेश्चन कैसे आता है, इसको तो मैं मिटा रहा हूं, देखो कि भाई क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ये चीज ध्यान में रखना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं यहां से। एक कई बार जो है ना आपको दो बल्ब को कनेक्ट करके बाद में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आप यूं समझो कि क्वेश्चन ऐसा है, डायग्राम के फॉर्म में ही मैं लिख रहा हूं कि एक बल्ब है, ठीक है, और इसको एक बहुत पतली नैरो ट्यूब से जो है वो जोड़ दिया। यहाँ पर जो है वो एक वाल लगा होता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं स्टॉप कोक। और स्टॉप कोक जो होता है वो बेसिकली दोनों तरफ जो भी गैस है उनको मिक्स होने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। फिर देखो आप कि इस तरफ जो है वो आपको बोल दिया कि हाइड्रोजन गैस है कोई, मान लो PH2, ये भरी है कितनी, 5 ATM पर। इसका वॉल्यूम जो है ना, इनिशियल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम दे दिया भैया 2 लीटर, और इसका वॉल्यूम दे दिया 3 लीटर, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर 300 केल्विन है, और टेम्परेचर यहाँ पर भी कितना है, 300 केल्विन है, ठीक है। अब आपको ये बोला है कि कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस
कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस आफ्टर ओपनिंग स्टॉप कॉक। ठीक है, कि आपको स्टॉप कॉक खोलने के बाद में जो है प्रेशर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। भैया देखो, इन प्रॉब्लम्स को, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं इनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम। और ये जो कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम है इनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, है ना, कि इसमें जो बहुत सारे अलग अलग केस बनते हैं, जैसे दोनों बल्बों का टेम्परेचर सेम हो, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट हो, ठीक है, दोनों बल्बों में अलग अलग डिफरेंट गैस भरी हो, तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये जो है सिंपल सा काम है, आपको कुछ नहीं करना है कि भाई अगर स्टॉप को खोल दिया तो आपको सोचो कि अभी कंडीशन हमारे पास ऐसी है ना, कि अभी कंडीशन ऐसी है कि कंटेनर, दोनों कंटेनर जो है वो आपस में क्या है, अलग अलग है, कि यहाँ तो स्टॉप कॉक लगा है, यहाँ पर प्रेशर कितना है 5 atm, और इसका वॉल्यूम जो है वो आपको दे रखा है कितना 2 लीटर, और टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। ठीक है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 3 लीटर, और टेम्परेचर इसका भी कितना है 300 केल्विन। अब आपने स्टॉप कॉक हटा दिया, तो जैसे ही स्टॉप कॉक हटाएंगे तो हमें पता है कि गैस जो है ना वो हमेशा हाई प्रेशर से किधर जाती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो लो प्रेशर की तरफ जाती है, अब इधर भी हाइड्रोजन हो गई और इधर भी क्या हो गई, हाइड्रोजन हो गई। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर पहले तो कंटेनर में केवल इधर गैस थी, तो मुझे बताओ पहले P1 कितना था 5, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था कितना 2, क्योंकि इस दौरान टेम्परेचर तो क्या है, सेम ही है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो अभी जो P1 कितना है 5, V1 कितना है 2। अब आपने स्टॉप को हटा दिया, तो आप यूं सोचो कि हाइड्रोजन गैस पूरे कंटेनर में फैल गई। अब दोनों कंटेनर एक ही हो गए, और दोनों कंटेनर अगर एक ही हो गया तो नया प्रेशर तो आपको निकालना है, P2 कैलकुलेट करना है। मुझे बता दो नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा। गैसेस हमेशा जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम है वो पूरा ऑक्यूपाई करती है, तो आप यहाँ पर देखो नया वॉल्यूम जो कितना हो जाएगा 3 + 2 कितना होगा 5। क्लियर है बात? तो नया वॉल्यूम जो है वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम लगा देंगे P1 V1 = कितना P2 V2, तो P1 is 5, V1 is 2, P2 we have to calculate and V2 is 5। ये कैंसिल हो गया, तो नया प्रेशर आएगा कितना 2 atm। ये कि आप पूरे कंटेनर में जो हाइड्रोजन का प्रेशर है वो कितना हो जाएगा 2 atm हो जाएगा। तो इस तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है। एक और देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा है, देखिएगा कि मैंने आपको ये बोला कि ए balloon is filled with helium at 5 atm pressure. If gas starts leaking from balloon, in atmosphere, then calculate the new volume of balloon if initial volume was 10 liter, temperature remains constant। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि ये कोई बैलून है और बैलून पे 5 atm प्रेशर पर जो हीलियम गैस भरी है, और आपको ये दे दिया कि भैया जी बेसिकली वहां से गैस जो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ लीक हो रही है? एटमॉस्फेयर में। तो आप सोचो कि नया प्रेशर जो कितना है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो टेम्परेचर तो क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इनिशियल प्रेशर P1 है कितना है 5 atm। मुझे बता दो P2 कितना हो जाएगा 1 atm, क्योंकि गैस एटमॉस्फेयर में लीक हो रही है। V1 जो है वो कितना है, V1 हमारे पास हो गया कितना 10 लीटर, और V2 जो है वो हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं अगर लिखूंगा P1 V1 = P2 V2, P1 कितना है 5, V1 है 10, P2 की वैल्यू 1, V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो V2 की वैल्यू आ गई कितनी 50 लीटर। ठीक है, अब भैया मुझे ये बताओ क्या ये संभव है क्या? ऐसा कौन सा दुनिया का बैलून है जिसमें से गैस लीक हो रही है और वो जो है फैल रहा है, कि पहले वॉल्यूम जो है वो कितना 10 लीटर है और अब गैस लीक हो गई और वॉल्यूम बढ़ गया हो? ऐसा कौन सा बैलून है?
तो ऐसा कोई चीज संभव नहीं है। तो ये तो गलत है कि भाई गैस लीक हो और वॉल्यूम जो क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आप खुद सोचो कि यहाँ पर जो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बैलून में से, गुब्बारे में से जो है गैस लीक हो और गुब्बारा क्या हो, फैले। तो ये जो कंसेप्ट है, अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो आंसर 50 आएगा तो ये चीज गलत है। यहाँ पर आंसर 50 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर देखो कि ये तरीका हम काम में ले नहीं सकते, यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगा ही नहीं सकते। रीजन क्या है बॉयल्स लॉ नहीं लगाने का? क्योंकि भैया देखो गैस जो है ना वो क्या हो रही है, लीक हो रही है। बैलून में गैस का अमाउंट कांस्टेंट नहीं है। और ये चीज मैंने आपको बताई भी है अभी कि भाई गैसियस लॉस हम केवल तभी काम में ले सकते हैं जब अमाउंट ऑफ गैस जो हो क्या हो, कांस्टेंट हो। कि गैस का अमाउंट अगर कांस्टेंट होगा तो ही हम गैसियस लॉस काम में ले सकते हैं, अदरवाइज हम गैसियस लॉ काम में नहीं ले पाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं बॉयल्स लॉ cannot be applied because amount of gas is not constant। तो भैया यहाँ पर अमाउंट जो है ना गैस का वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम चाहकर भी यहाँ पर बॉयल्स लॉ नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है बात? तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें भैया? इस तरीके के क्वेश्चन जो है जहां पर गैस लीक हो रही हो, जहां पर गैस डिफ्यूज हो रही हो, इनको हम सॉल्व करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। तो वहां पर बात करेंगे किस तरीके की प्रॉब्लम्स की। तो भैया ये है बॉयल्स लॉ, आसान सा काम है। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। और भी क्वेश्चन इस पर हम करेंगे, लेकिन जो बॉयल्स लॉ के बाद में चार्ल्स लॉ, गेलो सेक, ये 2-3 लॉ और पढ़ लेते हैं, फिर एक बार फिर से इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट रहा हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।